BA and BSc पार्ट 3 ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं एशिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति। एशिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत अपन ने मुख्य 3 प्रकारों का अध्ययन किया था। भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन और शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन। आज अपन बात करेंगे कोणधारी वन। कोणधारी वन की बात करें तो कोणधारी वन इन वृक्षों की एक मुख्य विशेषता पाई जाती है। इनकी जो पत्तियां होती हैं उनकी आगे वाली नोक सुई के समान होती है और पेड़ पौधों का आकार इस प्रकार से कोण के समान हो जाता है। कोणधारी वन इनको क्या कहा जाता है? टुंड्रा वन भी कहा जाता है। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो सुई के समान हो जाती है और जो वृक्ष का आकार होता है वो कोण के समान होता है। कोण के समान होने के कारण से इनको क्या कहा जाता है? कोणधारी वन। इस प्रकार से हो जाएगा, अतः इनको क्या कहा जाता है? कोणधारी वन कहा जाता है। इनका आकार इस प्रकार से क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये वाले कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? टुंड्रा क्षेत्रों में पाए जाते हैं और टुंड्रा क्षेत्रों में हर समय बर्फ गिरती है। जो वर्षा होती है वो भी किसके रूप में होती है? बर्फ के रूप में ही होती है। तो टुंड्रा क्षेत्रों में बर्फ गिरने के कारण से इन वृक्षों की पत्तियां सुई के समान हो जाती है और पेड़ पौधों का आकार कोण के समान हो जाते हैं। अतः वृक्ष की संतुलन कहाँ आ जाती है? नीचे की ओर आ जाती है, जिससे वृक्ष को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। इस प्रकार के जो वृक्ष हैं वो यूराल पर्वत से लेकर प्रशांत महासागर तक पाए जाते हैं। कहां से कहां तक पाए जाते हैं? यूराल पर्वत से लेके प्रशांत महासागर तक पाए जाते हैं और इन क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में ठंड पड़ती है। इसके अलावा साइबेरिया वाले क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। इनकी लकड़ी कोमल होती है। लकड़ी कैसी पाई जाती है? कोमल होती है और लकड़ी कोमल होने के कारण से प्लाईवुड उद्योग है वो इसी प्रकार के वनों पर निर्भर होता है। अतः कागज उद्योग, लुगदी उद्योग और दियासलाई उद्योग दियासलाई उद्योगों को कच्चा माल कहां से प्राप्त होता है? इन्हीं वनों से प्राप्त होता है। कोणधारी वन जो कि यूराल पर्वत से लेकर प्रशांत महासागर तक पाए जाते हैं, इनकी पत्तियों का जो अग्रभाग होता है वो किसके समान होता है? सुई के समान होता है। अतः बर्फ फिसलती हुई कहां आ जाती है? नीचे की ओर आ जाती है। ये वाले वन साइबेरिया वाले क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं और इनकी लकड़ी कोमल होने के कारण से प्लाईवुड उद्योग, कागज उद्योग, लुगदी उद्योग और दियासलाई उद्योगों को कच्चा माल कौन से वनों से प्राप्त होता है? टुंड्रा या कोणधारी वनों से ही प्राप्त होता है। इसके बाद में आते हैं भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। यानी भूमध्य सागरीय झाड़ी वन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? इस प्रकार के जो वन हैं वो भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय झाड़ी वन जो कि कहां पर पाए जाते हैं? भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अर्थात कौन कौन से क्षेत्रों में? जैसे इजराइल हुआ,
सीरिया, लेबनान, जॉर्डन आदि देशों में पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय झाड़ी वन जो कि भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अर्थात ये वाले वन मुख्य रूप से इजराइल में, सीरिया में, लेबनान में और जॉर्डन वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों की एक मुख्य विशेषता पाई जाती है, इनकी पत्तियां चौड़ी होती है, कांटों के रूप में रूपांतरित होती है। पत्तियां कैसी पाई जाती है? चौड़ी होती हैं, कांटों के रूप में रूपांतरित होती हैं और चिकनी पाई जाती है। क्योंकि इस क्षेत्र का अध्ययन करें तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है और वर्षा की मात्रा कम होने के कारण से इनकी पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है। इसमें अधिकांश नींबू वर्गीय पौधों को लिया जाता है, नारंगी को लिया जाता है और अंगूर को लिया जाता है। अंगूर के अत्यधिक उत्पादन के कारण से इससे शराब और किशमिश का निर्माण भी किया जाता है। यानी भूमध्य सागरीय झाड़ी वन जो कि भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अर्थात इस प्रकार की जो वनस्पति है वो कौन से क्षेत्रों में? इजराइल में पाई जाती है, सीरिया में पाई जाती है, लेबनान में पाई जाती है, जॉर्डन में पाई जाती है। इनकी पत्तियां चौड़ी होती है, कांटों के रूप में रूपांतरित होती है और चिकनी पाई जाती है। अधिकांश जो पेड़ होता है उस पेड़ के अधिकांश भाग पर कांटे कांटे होते हैं, जिसमें किसको लिया जाता है? नींबू, नारंगी, अंगूर, अंजीर को भी लिया जाता है, अखरोट को भी लिया जाता है। इन क्षेत्रों का अध्ययन करें तो यहाँ पर अंगूर के द्वारा उत्तम श्रेणी की शराब का निर्माण किया जाता है, तो शराब का निर्माण भी किया जाता है और किशमिश का निर्माण भी किया जाता है। अंगूर के द्वारा यहाँ पर शराब का उत्पादन भी किया जाता है और किशमिश का उत्पादन भी किया जाता है। इसके बाद में अगला आता है घास के मैदान। घास के मैदानों की बात करें तो एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में पाए जाते हैं। कौन से भाग में पाए जाते हैं? मध्यवर्ती भाग में पाए जाते हैं। और ये वाला जो मध्यवर्ती भाग है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो कैस्पियन सागर से लेकर बेकार झील के पश्चिमी तट तक घास के मैदानी क्षेत्र जिनका विस्तार एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में पाया जाता है, अर्थात इस प्रकार के जो वन होते हैं वो कैस्पियन सागर से लेकर बेकाल झील के पश्चिमी तट तक इनका क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है। कहां से कहां तक? कैस्पियन सागर से लेकर बेकाल झील के पश्चिमी तट तक पाया जाता है। अर्थात विस्तार कहां पर पाया जाता है? बीच में कौन कौन सी क्षेत्र आ जाएंगे? साइबेरिया आ जाएगा, कजाकिस्तान आ जाएगा और किर्गिस्तान वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएगा। इन क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम होती है और वर्षा की मात्रा कम होने के कारण से यहां पर केवल क्या पाई जाती है? घास ही पाई जाती है। अर्थात वर्षा कम होती है और वर्षा कम होने के कारण से घास अधिक पाई जाती है। और एशिया महाद्वीप की बात करें
तो इन घास के मैदानी क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? स्टेपी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप में घास के मैदानी क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? स्टेपी कहा जाता है, जिनमें लंबी लंबी सेवन जैसी घास पाई जाती है और इन पर पशुपालक जनजातियां अपना क्या करती है? जीवन यापन करती है। पशुपालक जनजातियां अपना क्या करती है? जीवन यापन करती है। तो घास के मैदानी क्षेत्र जो कि एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में, एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में कैस्पियन सागर से लेकर, कहां से? कैस्पियन सागर से लेकर बेकाल झील के पश्चिमी तट तक फैले हुए हैं। अर्थात कौन कौन से क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित किया जाता है? तो इसमें साइबेरिया को सम्मिलित किया जाता है, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इन क्षेत्रों की एक मुख्य विशेषता होती है, यहां पर वर्षा की मात्रा क्या होती है? कम होती है। और वर्षा की मात्रा कम होने के कारण से यहां पर केवल क्या पाई जाती है? घास ही पाई जाती है। और यहां पर जो घास पाई जाती है उसको एशिया महाद्वीप में स्टेपी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एशियाई रूस का जो भाग है उसे क्या कहा जाता है? साइबेरिया कहा जाता है। और साइबेरिया के अधिकांश भाग में कौन सी घास पाई जाती है? स्टेपी घास के मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं। यहां पर अधिकांश पशुपालक या पशुचारक जनजातियां ये निवास करती है, जो कि भेड़ों को और बकरी को चराते हुए अपना क्या करते हैं? जीवन यापन करते हैं। अर्थात ये वाले लोग चलवासी जीवन यापन करते हैं और चलवासी जीवन के लिए ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इसमें अधिकांशतः मरुस्थलीय क्षेत्र वाले भाग आ जाते हैं। इसके बाद में आ जाती है मरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलीय वनस्पति की बात करें तो एशिया महाद्वीप में 3 प्रकार की मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला आता है उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति, दूसरा शीतोष्ण मरुस्थलीय वनस्पति और तीसरा आता है शीत मरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम होती है और वर्षा की मात्रा कम होने के कारण से यहां पर सघन वनस्पति नहीं पाई जाती है। अर्थात इन क्षेत्रों में केवल प्रकीर्ण प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जो कि बिखरी हुई अवस्था में पाई जाती है, और अधिकांशतः कटीली झाड़ियां या कटीले वन पाए जाते हैं, जिनकी ऊंचाई क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। इन मरुस्थलीय क्षेत्रों की जलवायु की बात करें तो यहां की जलवायु की एक मुख्य विशेषता पाई जाती है। मुख्य विशेषता क्या है? यहां पर वाष्पीकरण की मात्रा वर्षा से क्या होती है? अधिक होती है। अर्थात वर्षा तो कम होती है लेकिन वाष्पीकरण क्या होता है? अधिक होता है। अतः इन क्षेत्रों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मरुस्थलीय वनस्पति। एशिया महाद्वीप की मरुस्थलीय वनस्पति की बात करें तो यहां पर उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, शीतोष्ण मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, शीत मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। अब सबसे पहले बात करें उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति। इसका विस्तार एशिया महाद्वीप के गर्म मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसमें अरब आ जाता है, इराक वाला क्षेत्र आ जाएगा, ईरान आ जाएगा, सऊदी अरब वाला आ जाएगा, पाकिस्तान वाला क्षेत्र आ जाएगा और भारत का थार मरुस्थल।
उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करें तो एशिया महाद्वीप के उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में अरब का मरुस्थलीय क्षेत्र आ जाएगा, इराक का, ईरान का, सऊदी अरब, इसके साथ में पाकिस्तान और भारत का कौन सा आ जाएगा, थार मरुस्थलीय क्षेत्र आ जाएगा। इन क्षेत्रों में तापमान सबसे अधिक पाया जाता है और वर्षा की कमी होती है। विशेषता क्या होगी, तापमान अधिक होगा और तापमान अधिक होने के कारण से वर्षा क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। अतः यहाँ पर वनस्पति के रूप में या तो बबूल पाए जाते हैं, या झाड़ियां पाई जाती है, या कीकर पाए जाते हैं। और इन वनों की मुख्य विशेषता क्या होती है, इनकी पत्तियां मोटी होती हैं, छोटी होती हैं और कांटों के रूप में रूपांतरित होती है। पत्तियां मोटी होगी, छोटी होगी, कांटों के रूप में क्या हो जाएगी, रूपांतरित हो जाएगी। जड़ें लंबी पाई जाती है और इनकी छाल कैसी होती है, मोटी होती है। उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति की बात करें तो ये वाली वनस्पति अरब, इराक, ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान और भारत के थार मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों की एक मुख्य विशेषता होती है, तापमान अधिक होता है और तापमान अधिक होने के कारण से वर्षा क्या होती है, कम होती है। और वर्षा की कमी के कारण से यहाँ पर या तो बबूल पाए जाते हैं, ये क्या पाई जाती है, झाड़ियां पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति को मरुद्भिद वनस्पति के नाम से जाना जाता है, जिनकी पत्तियां छोटी होती हैं, मोटी पाई जाती है, कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है। पेड़ की छाल कैसी होती है, मोटी होती है और जड़ें कैसी पाई जाती है, लंबी होती है, ताकि अंदर से जल का क्या कर सके, अवशोषण कर सके। दूसरी बात आती है शीतोष्ण मरुस्थलीय वनस्पति। इसका जो विस्तार होता है वो तिब्बत वाले क्षेत्र में पाई जाती है, तिब्बत के साथ में मंगोलिया वाले क्षेत्र में पाई जाती है और तुर्किस्तान के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। अर्थात इन पठारी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर न तो तापमान अधिक होता है और न ही तापमान क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। इसका जो मुख्य मरुस्थलीय क्षेत्र है वो कौन सा है, मंगोलिया का गोबी मरुस्थल। एक चीज याद रखना, मंगोलिया का जो गोबी मरुस्थल है वो विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है। इस क्षेत्र की बात करें तो यहां पर केवल कटीली झाड़ियां ही पाई जाती है। कटीली क्या पाई जाती है, झाड़ियां ही पाई जाती है। शीतोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करें तो ये वाले तिब्बत, मंगोलिया, तुर्किस्तान के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और मंगोलिया का जो गोबी मरुस्थल है वो सबसे बड़ा एशिया का शीतोष्ण मरुस्थल है, जहां पर केवल क्या पाई जाती है, कटीली झाड़ियां पाई जाती है। इसके बाद में आता है शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल की बात करें तो ये वाले केवल कहां पर पाए जाते हैं, उत्तरी ध्रुव पर पाए जाते हैं। और उत्तरी ध्रुव की कौन सी क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं, टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं। यहां पर वर्षा की मात्रा कम होती है और जो वर्षा होती है वो भी किसके रूप में होती है, बर्फ के रूप में ही होती है। एक तो तापमान निम्न होगा और वर्षा भी क्या होगी, कम होगी। अतः यहां पर वनस्पति की बात करें तो यहां पर काई जैसी और लीचियंस जैसी छोटी छोटी घास के समान वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि ये वाला प्रदेश ध्रुवीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
और ध्रुवीय क्षेत्र की बात करें तो तापमान निम्न पाया जाता है और वर्षा भी क्या होती है, कम होती है। जो वर्षा होती है वो भी किसके रूप में होती है, बर्फ के रूप में होती है। इसके बाद में आता है, आठवां आता है पर्वतीय। पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। विभिन्न प्रकार की वनस्पति की बात करें तो ऊंचाई के अनुसार जलवायु में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाएंगे तापमान क्या होगा, कम होगा। और ऊंचाई के साथ तापमान कम होने के कारण से उस क्षेत्र की जलवायु में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। नीचे वाले क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में वर्षा होने के कारण से यहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। बीच वाले क्षेत्रों का अध्ययन करें तो मानसूनी वन पाए जाते हैं और ऊपर वाले क्षेत्र का अध्ययन करें तो तापमान कम होने के कारण से कोणधारी वन पाए जाते हैं। और ये वाली स्थिति की बात करें तो एशिया के मध्यवर्ती भाग में मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम पाया जाता है और उस पर्वतीय पठारी क्रम में इसी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। नीचे वाले क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं, बीच वाले क्षेत्र में मानसूनी वन पाए जाते हैं और ऊपर वाले क्षेत्र में तापमान की कमी के कारण से कोणधारी वन पाए जाते हैं। इसमें हिमालय वाले क्षेत्र को लिया जाता है। हिमालय के साथ में आल्प्स को लिया जाता है, काराकोरम को लिया जाता है, अल्ताइतान को लिया जाता है, सभी पर्वत श्रेणियों को लिया जाता है। यहाँ पर इसी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं पेड़ पौधों की पत्तियों का आकार भी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है और इसी वनस्पति को सम्मिलित रूप से अल्पाइन वनस्पति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्पाइन कहा जाता है। तो ये तो था एशिया महाद्वीप में प्राकृतिक वनस्पति। पार्ट कंप्लीट। थैंक यू।